नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं अंतिम बाजी और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर 8100 का स्तर तो छुआ, लेकिन 8100 के बाद बाजार में गिरावट भी आई। तो इसी मार्केट के अंदर यही वॉलेटिलिटी होती है जब आपको डेरिवेटिव एक्सपायरी के वीक में मिलती है। यही वो उतार चढ़ाव है जो एक लेवल के बाद अचीव होने के बाद मार्केट में आता है। यही मार्केट की खूबसूरती है। जब बाजार 8000 को तोड़ता है तो कैसे ऊपर आता है और 8100 से कैसे फिसलता है। इससे बड़ा एग्जाम्पल कम से कम मार्केट आपको 6-6.5 घंटे के ट्रेड के अंदर नहीं दे सकता। तो इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें, ये ज़्यादा अहम है बजाय पैसा बचाना या फिर पैसे बनाने से बेहतर है बचाना इस वक्त। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, फटाफट से ये देख लेते हैं कि इस समय मार्केट की स्थिति इस समय की क्या है। इस समय ऐसा लग रहा है कि बाजार एक बार अपने आप को कोशिश करेगा रोकने की। हो सकता है 8100 को वापस टेस्ट करने के लिए जाए, क्योंकि अभी तक का रोल ओवर का डाटा, अभी तक का डेरिवेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि ये डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक है इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो शायद ऐसा लग रहा है कि सौदे जो मंदी के हैं वो दिसंबर सीरीज के अंदर कट रहे हैं। अभी ये शॉर्ट कवरिंग का दूसरा दिन है। ये बार बार हम शॉर्ट कवरिंग इसलिए वर्ड आपको बता रहे हैं ताकि आप इससे थोड़ा सचेत रहें कि बड़े सौदे बजाने से बचना है। एवरेज करते समय अपने एक्सपर्ट्स की राय लें, सौदा लेते समय बेचते समय अपने एक्सपर्ट्स की राय लें, क्योंकि एक ऐसा जंक्शन है जिसमें बाजार पलट भी सकता है या फिर और डीप भी हो सकता है। इसलिए जो फंसे नहीं है खुशी ना मनाएं कि वो ट्रैप नहीं हुए हैं। ट्रैपिंग उनकी भी हो सकती है क्योंकि बाजार इस जंक्शन पे आके खड़ा है। इसलिए सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा इस समय है। सेंसेक्स में और निफ्टी में दोनों ही लेवल के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे निफ्टी जैसे ही 8100 लगा बाजार टूट आया। सेक्टोरियल इंपैक्ट आपका मार्केट में ज़रूर आता हुआ दिखेगा। और जो 3-4 चीज़ें और हैं मार्केट में, वो है सीरीज़ में 8000 की इंपॉर्टेंस। अभी तक डेरिवेटिव सेंस से ऐसा लग रहा है कि इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी कहीं ना कहीं 8000 से प्लस माइनस 20-30 पॉइंट्स ही रहेगी, या तो 20 पॉइंट नीचे या तो 20-30 पॉइंट ऊपर। शायद एक रेंज रहने वाली है। बजट वाले शेयर्स पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी है उसमें जनवरी में अच्छे सौदे बन रहे हैं, दिसंबर में सौदे कट रहे हैं। पूरे कटे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, लेकिन मार्केट्स अपने दिन के ऊपरी स्तरों से नीचे आए हैं और अब 8050 के नजदीक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग स्टॉक, सीमेंट स्टॉक्स, ये कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स जो सुबह से सपोर्ट कर रही थी मार्केट को, और अब सपोर्ट इन सेक्टर्स से बिल्कुल नहीं आ रही है। निफ्टी बैंक फ्लैट ट्रेड कर रहा है सिर्फ 35 अंक की बढ़त के साथ। वहीं बैंकिंग स्टॉक्स को देखें तो वो भी अपने इंटरडे हाई से नीचे आ चुके हैं। एक्सिस बैंक अब सिर्फ 0.1% ऊपर है। बैंक ऑफ बड़ौदा फ्लैट हो गया है। SBI लाल निशान में, येस बैंक अब रेड में ट्रेड कर रहा है। PNB, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सभी शेयर्स दिन के ऊपरी स्तरों से नीचे स्लिप हुए हैं। लेकिन अब दो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। गौरांग शाह हैं हमारे साथ, तो साथ ही ब्रजेश सिंह हैं जिनसे आपकी क्लोजिंग स्ट्रैटेजी समझते हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून। पहले तो आप ही बताइए मार्केट्स पर अभी क्या व्यू लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 2 सेशंस आज का और कल का, इसमें थोड़ा सा कन्विक्शन, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा कन्विक्शन बना था ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, लेकिन अभी का रिएक्शन देखते हुए तो लग रहा है कि अभी दूर ही रहे मार्केट से, कॉशियस ही रहे तो ही बेहतर होगा। कोई ट्रेड यहाँ से बहुत लंबा कैरी करें उस स्ट्रैटेजी को शायद अभी अवॉइड करना चाहिए। गुड आफ्टरनून दीपाली। परसों ही के दिन 26 तारीख को हमने 7900 के नीचे का एक स्तर बनाया था और उसके पश्चात आज की तारीख में हमने ऊपर का स्तर बनाया 8100 के आसपास। और जैसे अभी कुछ समय पहले डिम्पी भी जिक्र कर रहे थे कि जब एफएनओ एक्सपायरी का दिन सामने हो तो इस तरह की वोलेटिलिटी उठापटक का सामना करने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। और सोमवार के ही दिन 26 तारीख को हम आपके साथ बात कर रहे थे और हमने ये जिक्र किया था कि शायद एक पुल बैक लाजमी है, क्योंकि जो शॉर्ट्स होंगे एफएनओ साइड पे वो कवर होने आएंगे, क्योंकि जनवरी में जो प्रीमियम आपको देखने मिलेगा आने वाले दिनों में वो ऊपर के तरफ होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो शॉर्ट रोल ओवर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जनवरी 2017 में ऐसी उम्मीद बना करके हम चल रहे हैं कि शायद एक प्री बजट रैली हो। उस सूरत हाल में आज जिस तरीके से हमने ऊपरी स्तर बनाया और जो ऊपरी स्तर से हम थोड़ी बहुत बढ़त गवा बैठे वो लाजमी है, क्योंकि एफएनओ का हफ्ता है, एक दिन के बाद कल एक्सपायरी एफएनओ की। तो मैं ज़्यादा चिंतित नहीं होऊंगा इससे। अगर आपने छोटी अवधि या मध्यम अवधि के लिए सौदा लिखा है या फिर सौदा खड़ा किया है तो आप उस नज़रिए से आप अपना जोखिम ध्यान में रखते हुए या तो मुनाफा बांध ले या फिर एक ट्रेलिंग प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस लगा दे। ठीक है। ब्रजेश, बैंक निफ्टी पे किसी की पोजीशन लॉन्ग साइड की है वो क्या करे, और जिसने अब तक कोई सौदा नहीं खड़ा किया जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या पोजीशन खड़ी करे, शॉर्ट की या फिर लॉन्ग की?
गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। देखिए, बैंक निफ्टी ही है जो मोमेंटम नहीं दे पा रहा है इस समय। अगर हम देखें बैंक निफ्टी को समवेयर अराउंड 18,000 के आसपास में आते ही उसमें एक बिकवाली देखने को मिल जाती है। हालांकि निचले स्तर की अगर बात करें तो डीपर सपोर्ट उसको जो है वो 17,300 के आसपास आता है। एक माइनर सपोर्ट की अगर मैं बात कर दूँ 17,600 से 17,700 के आसपास में आता है। तो अगर किसी ने पोजीशन बनानी है स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग के अनुसार तो आप 17,600 के आसपास का लेके चलिए स्टॉप लॉस, और आप मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है तो 18,000 और 18,000 के ऊपर अगर चला तो 18,200, तो जो दायरा है ब्रॉडर अगर दायरा की अगर हम बात करते हैं तो 17,300 नीचे में और ऊपर में 18,200, और अगर छोटे दायरे की बात करते हैं तो 17,600 नीचे में और ऊपर में 18,200। इन एनी हाउ अगर 18,200 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो ये इसमें एक आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो कि उसको ऊपर में 18,600 और 18,700 तक लेके जा सकती है। ठीक है। आशीष चतुर्मोता भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, थोड़ी देर पहले दीपाली बता रही थी कि एक इन्वेस्टर था, उसने एक ट्वीट करके ये बताया कि साल में वो इन्वेस्टेड था लेकिन साल के अंत होते होते वो कैशलेस हो गया क्योंकि उसका कैश बचा ही नहीं। अब मैं इस 2016 को तो छोड़ रहा हूँ, ये मैं छोड़ 4 दिन पहले ही रहा हूँ, ठीक है। अब 2017 के अंदर मेरे को एक शेयर बताइए जो मेरे को पैसा बना के देगा। मेरे को ये मत बताइएगा कि इसके पीछे ये रीज़न है वो रीज़न है। मेरे को ये बताइए ये शेयर आपको लेना है, ये आपका टारगेट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, बस। बिल्कुल डिम्पी, देखिए मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑयल एंड गैस स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसके अंदर में मुझे लगता है 3 स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं। ONGC, IGL और पेट्रोनेट, इन तीनों ही स्टॉक में मुझे लगता है कि आने वाले समय में करीब 15 से 20% की एक बढ़त देखने को मिल सकती है। ONGC के जहाँ तक लेवल्स का सवाल है, अगर से 175 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो कम से कम 225-230 के स्तर जो है वो ONGC के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। वहीं IGL के अंदर भी मेरा मानना है कि कम से कम 1,020-1,030 के जो टारगेट्स हैं वो इस स्टॉक के अंदर में करंट लेवल से देखने को मिल सकते हैं और 875 के एक स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन जो है वो IGL में भी बनाई जा सकती है। जी ब्रजेश, ये भारत फाइनेंशियल में क्या करें? अभी कल 8.5% चला, आज भी 10% ऊपर है। जिसने भी लॉन्ग ट्रेड लिया हो समेट ले प्रॉफिट, या ये शॉर्ट कवरिंग अभी और ऊपर ले जा सकते हैं शेयर को? देखिए, अगर हम भारत फाइनेंशियल की बात करते हैं तो नो डाउट देयर इज बीन अ शॉर्ट कवरिंग समवेयर अराउंड 570 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना ये है कि अभी भी थोड़ा सा अपसाइड बाकी है। समवेयर अराउंड इनिशियल बेसिस पे आप देख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिहाज से 595-600 के आसपास में अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो 620 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर किसी ने पोजीशन बना रखी है तो सलाह तो यही रहेगी जब तक स्टॉक 535 के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक बने रहिए, और रैली कैन बी एक्सटेंडेड टू समवेयर अराउंड 595 फॉलोड बाय 620। इस बीच दिलीप भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे एक बार समझ लेते हैं कि इस समय मार्केट में कैसे आगे नज़र रखनी है और साल 2017 कैसे आपको दिखता है, एक बार उनसे समझ लेते हैं। सर शुक्रिया पहले तो जी बिज़नेस को समय देने के लिए। 2016 ना सर, आपको भी मालूम है कि कई बड़े उतार चढ़ाव लेके आया। ये उतार चढ़ाव ऐसे थे कि ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को बड़ी मुश्किल हुई अपने सौदों को बनाने में और होल्ड करने में भी। ये 2017 भी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ हम रोल करके जा रहे हैं, या फिर एक नई तस्वीर, एक नया भारत होगा, एक ऐसा भारत जिसमें 500 और 1000 के नोट का पूरा जो दर्द है वो गुम हो जाएगा और 1 जनवरी से हम पूरी तरह से डिजिटल, कैशलेस और इस तरह की थीम के साथ आगे बढ़ेंगे और 17 उसकी शुरुआत भर होगा। मिस्टर भट्ट, क्या आप सुन पा रहे हैं? Sorry, I never knew it was addressed to me. Okay. Certainly, मुझे लगता है कि 2017 जो कैलेंडर ईयर रहेगा वो भी एक बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। हम एक नए सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शंस की तरफ चल रहे हैं, अ न्यू सिस्टम ऑफ डूइंग बिजनेस। जो ये प्रधानमंत्री ने जो ये डीमोनेटाइजेशन जो किया है, इट इज़ सर्टनली एक्सट्रीमली गुड फ्रॉम एवरी एंगल इन द लॉन्ग रन। लेकिन ये शॉर्ट रन है जहाँ पर, जिसको हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं,
वो काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। उसमें यही आएगा कि किस हद तक और कितनी जल्दी इंडिया रिकवर करती है, इट गेट्स बैक ऑन टू इट्स फीट, और कितना टाइम लगेगा उसको टू गेट बैक टू द फीट, और कितनी जल्दी से वो मोमेंटम पकड़ लेते हैं। बिकॉज सर्टन पैरामीटर्स लाइक टैक्स, ऑल दोज थिंग्स विल लुक गुड, द कलेक्शन विल लुक गुड, लेकिन जहाँ तक इकोनॉमिक ग्रोथ का सवाल है, रिकवरी का सवाल है, वो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रह सकता है। जो हमको लगता है 1 अप्रैल से शायद इट विल कम बैक ऑन द मोमेंटम। सो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर बहुत चैलेंजिंग रह सकते हैं, बिकॉज अर्निंग्स द वे द वैल्यूएशंस आर एट द मोमेंट, वो सर्टनली फंडामेंटल्स के बिहाइंड है। और हम दूसरी बात को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा बहुत चेंज आया है, FIIs also have become sellers. Unless and until they become buyers or they come back or they stop selling, the sustainability of the markets will always remain a question mark. तो मुझे लगता है 2017 also, at least the first 3 months to 6 months will remain challenging, और इसके बीच में एक प्री बजट रैली देखने को मिल सकता है, वो वेरी मच पॉसिबल है। जी मिस्टर भट्ट, जैसे आपने खुद कहा कि शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं इंडियन मार्केट्स के लिए, और ये जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स हैं, जैसे आपने खुद मेंशन किया कि स्टॉक मार्केट से होने वाली इनकम को लेकर टैक्सेशन के इशू ने थोड़ा सा केओस जरूर एमर्ज किया है एक इन्वेस्टर के मन में। तो जो अप टिल बजट हो सकता है एक बम्पी राइड रहे मार्केट्स की, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ की गई, तो क्या ये मार्केट को स्पूक कर सकती है, परेशान कर सकती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें सेंटीमेंट पे जरूर इम्पैक्ट आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम अभी भी एकदम नेसेंट स्टेज में हैं, जहां पर हम यही सोच रहे हैं कि और इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट में आने वाले हैं, तो उनको भी वो एश्योरेंस देना बहुत नेसेसरी है कि यहाँ पर से उनको जो रिटर्न्स मिलेंगे, स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स मिलेंगे, दैट ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स टू बी द बेस्ट। और ये इक्वेशन में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो शायद जो हम एक्सपेक्ट करें कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो अब फिलहाल म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत फेरफार आ जाए तो डोमेस्टिक फ्लो ऑल्सो कैन गेट इम्पैक्टेड सर्टनली। बट मुझे लगता है जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया है कि देयर विल बी नो इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म गेन्स, आई थिंक दैट इज सर्टनली टू बी टेकन, टू बी एक्नॉलेज्ड विथ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। सर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। इस बार की अर्निंग हो सकता है ज़्यादा फोकस ना हो, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स हमको ये भी सुनने में आया कि एक बार एक अर्निंग्स और भी देखनी होंगी। ये प्री बजट अर्निंग्स और पोस्ट बजट अर्निंग्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आपको भी मालूम है कि जनवरी में ट्रंप अपनी पॉलिसी को अनाउंस करेंगे। एक्चुअली अमेरिका के लिए कम और इमर्जिंग कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी ये पॉलिसी कि हम जैसे देश के लिए अब क्या होगा, क्योंकि जो अनएक्सपेक्टेड विन हुआ है यूएस के अंदर और पॉलिसी फ्रेमवर्क काफ़ी हद तक क्लियर नहीं था। अगर हिलेरी क्लिंटन जीत जाती तो शायद हमको पता होता कि हाँ जो चल रही है पॉलिसीज़ उसको थोड़ा और फाइन ट्यून किया जाएगा। अब ऑल टुगेदर हो सकता है कुछ नया आ जाए। इसके लिए हम कितना प्रिपेयर आपको दिख रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट? मुझे लगता है कि हम इसकी जैसे मैंने पहले कहा कि ओवरऑल इंटरनेशनली जो चेंज हुआ है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू ट्रम्प कमिंग बैक और वेदर इट इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज इन द यूएस फेड रेट, हमने एक तो ज़रूर देखा है कि इंटरनेशनल फंड फ्लो अब एमर्जिंग मार्केट से बाहर हो रहा है और मतलब और दे आर रिड्यूसिंग देयर एक्सपोजर एंड दे आर गोइंग मोर टुवर्ड्स यूएस। और एक जो ट्रम्प से जीतने से एसोसिएटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उन्होंने ये भी कहा था कि टैक्स रेट इन यूएस वो बहुत कम करेंगे। अगर वो कम करते हैं तो अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विल फ्लो एंड मनी विल फ्लो इनटू यूएसए। और कितनी जल्दी हम उस पर रिएक्ट करते हैं, हम और अदर एमर्जिंग मार्केट्स, टू टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन, और कहाँ तक इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, कहाँ तक वेदर वी हैव द लग्जरी ऑफ रिड्यूसिंग द इनकम टैक्स और उसके बाद फिस्कल डेफिसिट मैनेज करो, ये एक इक्वेशन कहना जरा मुश्किल है। और लग रहा है कि शायद
इमर्जिंग मार्केट इसका रिस्पॉन्स लेट ही करेंगे और इंडिया भी शायद रिस्पॉन्स लेट कर सकती है, बिकॉज इसका इम्प्लीकेशन समझने में भी शायद टाइम लग जाए कि ओवरऑल क्या हो जाए। तो मुझे लगता है कि सम ऑफ दिस थिंग्स विल कंटिन्यू टू पोज अ क्वेश्चन मार्क, और हमको भी ऐसे ही लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट और उसका रिफ्लेक्शन मार्केट में जरूर दिखाई देगा। जी मिस्टर भट्ट, अब बजट की इस बार अहमियत जो है वो थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद आ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का बजट टैक्स फ्रेंडली बजट हो सकता है। डीमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट को नेगेट करने के लिए कंज्यूमर्स को टैक्स बेनिफिट देने पर सरकार का ध्यान हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या आपको लगता है कि कंज्यूमर से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं जो कि वर्स्ट हिट हुए हैं पोस्ट डीमोनेटाइजेशन, वो एक स्ट्रॉन्गर कमबैक कर सकते हैं 2017 में, या फिर आपको लगता है कि डीमोनेटाइजेशन अर्निंग इम्पैक्ट की वजह से ये सेक्टर ड्रैगर रहेगा? आई थिंक अगर ये बजट में कंज्यूमर फ्रेंडली इनिशिएटिव्स रहते हैं जो पूरे इंडिकेशन है, तो मुझे तो ज़रूर लगता है कि एक मार्केट में प्री बजट रैली आएगा। और जहाँ तक ये कंज्यूमर सेक्टर का क्वेश्चन है, मुझे लगता है उसमें भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी, बिकॉज ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरे इकोनॉमी में ये कंज्यूमर स्पेंडिंग वो एक चीज़ थी विच वॉज ड्राइविंग द ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ। वो एक सेक्टर था विच वॉज गिविंग अ मल्टीप्लायर इम्पैक्ट, और जिसका रिफ्लेक्शन जीडीपी में हम देख रहे थे और जीडीपी ग्रोथ में देख रहे थे। तो जरूर मुझे लगता है इससे ये सेक्टर को भी फर्क पड़ेगा कि अगर इस थोड़ी बहुत राहत देते हैं और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए मोर मनी इज अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स इन हैंड, इट विल मेक अ बिग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सेक्टर एज वेल एज ऑन द मार्केट्स। मिस्टर भट्ट, 2017 में ये जो क्लासिकल सेक्टर्स हैं यूजुअली जो हर बार इम्पोर्टेंस रखते हैं प्री बजट और पोस्ट बजट, वो है इंफ्रा। इन्हीं पे ही ये 2017 पे इन पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर जो नई थीम अब एकदम से आ रही है सामने कि कुछ एक एक्सपोर्ट कंपनीज अच्छा कर रही हैं, कुछ एक कैशलेस बेनिफिशियरी शेयर्स अच्छा कर रहे हैं, कुछ एक थेमेटिक सेगमेंट्स हमको अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, हमको थोड़ा सा स्टांस चेंज करके इनकी तरफ भी जाना चाहिए? ये क्लासिकल थ्योरी इंफ्रा, स्टील, सीमेंट इनकी तरफ जाएं, या फिर इसके हटकर जो नई नई थ्योरी, नई नई थीम्स मार्केट के अंदर इरप्ट हो रही हैं, थोड़ा शिफ्ट वहाँ पर भी हमको करना चाहिए? तो एक थीमेटिक जो बहुत एकदम ध्यान में आ रहा है वो है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। ये जो डीमोनेटाइजेशन का जो हमने देखा, उसमें ये पता चल रहा है कि काफ़ी लोग जो स्मॉल रिटेल फॉर्मेट्स है उससे दे आर गोइंग इनटू सम ऑफ द मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट्स, वेयर दीज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट्स have all the mechanisms to deal with a cashless transactions। तो वो हमने देखा कि पिछले 2 महीनों में भी उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ है। और हम अगर थोड़ा आगे चलते हैं कि अगर जीएसटी भी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो शायद अभी भी ऑर्गेनाइज रिटेल को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है, उनका टर्नओवर काफ़ी बढ़ेगा, उनकी इकोनॉमिक स्टेज हो सकती है। तो थीमेटिक वाइज ये एक सेक्टर ऐसा लग रहा है विच विल बी द सिंगल बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ डीमोनेटाइजेशन एज वेल एज इंडिया मूविंग टुवर्ड्स अ कैशलेस सोसाइटी। तो ये एक है। और उसके बाद मुझे लगता है शायद द ट्रेडिशनल इंफ्रा सेक्टर में ध्यान देना ही चाहिए, बिकॉज दैट इज वेयर द गवर्नमेंट कैन रियली किक स्टार्ट एंड कैन गिव अ गुड मल्टीप्लायर इम्पैक्ट टू द इकोनॉमी, जॉब्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इन टर्न कैन ड्राइव अ गुड अमाउंट ऑफ कंजम्पशन। और थर्ड एक सेक्टर ऐसा लग रहा है कि शायद ये एग्री रिलेटेड है, जहां पर मुझे लगता है शायद काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग चेंजेस, बट दैट विल बी स्लाइटली ऑन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। जी मिस्टर भट्ट, आपने सेक्टर प्रेफरेंसेस तो बताई, लेकिन अगर एक इन्वेस्टर को यहाँ से पोर्टफोलियो बिल्डिंग करनी हो तो कौन से वो स्पेसिफिक नेम्स होंगे? क्योंकि हर सेक्टर में अच्छी बुरी कंपनियां हैं, तो ऐसे में कौन से वो स्पेसिफिक नेम्स हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट का कंफर्ट दे रहे हैं, जिन पर ध्यान दे सकते हैं इन्वेस्टर्स 2017 में? मुझे लगता है फिनेंशियल सेक्टर में मुझे एसबीआई लगता है काफ़ी ठीक रहेगा एज अ फ्रंट लाइन स्टोरी। फाइनेंशियल सेक्टर में मुझे लगता है कोटक बैंक काफ़ी ठीक रहेगा। और थोड़े बहुत फ्रंट लाइन में एक फार्मा में ग्लेनमार्क काफ़ी अच्छा लग रहा है।
मुझे लगता है दे आर ऑल सेट फॉर 3 years to 4 years ऑफ गुड कंपाउंडेड ग्रोथ, तो वो एक स्टॉक को जरूर देखना चाहिए। और वही हेल्थ केयर सेक्टर में एक थायरोकेयर है, वो भी एक है जहाँ पर हम देखते जाएंगे कि 25-30% ग्रोथ आते रहेंगे और उनके ROEs ऑल्सो विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर भी हमारे हिसाब से बहुत अच्छा रीजनेबली गुड रिटर्न्स दे सकता है। और जुबिलेंट लाइफ साइंस है, उसमें भी ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक अदर सेक्टर्स आर कंसर्न, आई थिंक समथिंग लाइक लार्सन टुब्रो शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। सो दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द स्टॉक्स दैट वी फील आर वेरी गुड। सर, एक और सेक्टर जो शायद 2017 के अंदर वैसे भी इम्पोर्टेंस रखेगा वो है कृषि क्षेत्र, क्योंकि किसानों को लेकर सरकार जो भी ये फैसला लेगी, क्योंकि देखिए 5 साल के टर्म में ऑलमोस्ट 2.5 से पौने 3 साल का टर्म अब पूरा हो चुका है। सरकार कोई जोखिम ऐसा लेना नहीं चाहती। अब 2019 में चुनाव की तरफ भी जाना है, 5 राज्यों के चुनाव के अनाउंसमेंट हो सकता है आज शाम को ही हो जाए। ये कृषि क्षेत्र की जितनी भी कंपनीज हैं उसमें से किसी में आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत डिवाइडेड है, कुछ एग्रो बेस्ड हैं, कुछ सीड बनाने वाली कंपनी है, कुछ इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, किसी में आपको वैल्यूएशन रिच लग रही है कि यहाँ पे इन शेयर्स में कुछ पोजीशंस को बनाया जाए? वेल, आई थिंक ये एक मिक्स्ड बैग ही है और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अवेलेबल इन दिस सेक्टर आर नॉट रियली चीप एट द मोमेंट। तो इसमें मैं और इसमें भी हमारा इतना डीप स्टडी फॉर द टाइमिंग नहीं है, तो विद इन दैट सेक्टर आई वुड स्टिल प्रिफर टू वेट एंड वॉच रादर देन बी इन अ हरी टू कमिट सम नेम्स ओवर हियर। NBFCs में कहीं वैल्यू बाय आपको नजर आ रही है मिस्टर भट्ट? वेल, आई थिंक समथिंग लाइक महिंद्रा फाइनेंस काफ़ी ठीक लग रहा है और यू नो one of those names like Ujjivan or Bharat Financial could become a reasonably good stock on medium to longer term, but very frankly we don't have detailed coverage on some of these companies. एक आखिरी सवाल होगा मिस्टर भट्ट आपसे, वो ये होगा कि फार्मा इस बार का एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे उथल पुथल काफ़ी ज़्यादा हुई है। नो डाउट इसमें कई कंपनीज ऐसी भी थी जो US FDA के डंक से बच गई और कईयों को डंक ऐसा लगा कि वो अपने प्राइजेस से आधी भी हो गई हैं। एग्जाम्पल के लिए सन फार्मा आपके सामने है। ये जो इस बार साल में शेयर्स टूटे हैं, सन फार्मा, डिविस भी 1-2 दिन पहले टूटा तेजी से, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जिनको पोर्टफोलियो में थोड़ा जगह नहीं दी हो किसी वजह से। अब प्राइसिंग फैक्टर ऐसा अट्रैक्टिव हो गया है कि जगह दे सकते हैं क्या? क्या आपको लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम इज रैशनल, टाइम लगेगा, अभी टाइम नहीं है इनको बाय करने का? मेरा ये मानना है कि US FDA का जो इंस्पेक्शन होता है और जिसकी वजह से कोई कंपनी सेटबैक लेती है, तो उसमें ये फ्रंटलाइन कंपनी जैसे आपने नाम लिया सन फार्मा हो या डिवीज, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू क्विकली लर्न। और ये समझना चाहिए कि जो US FDA जो चाहती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन, सम ऑफ दिस फ्रंटलाइन कंपनीज विल क्विकली लर्न एंड अवॉइड फॉलिंग अगेन इनटू दोस पिटफॉल्स। सो आई थिंक जो कुछ भी सेटबैक है, मैं तो समझूंगा ये इट्स लाइक यू नो समथिंग लाइक अ विंडफॉल विच माइट बी अवेटिंग द इन्वेस्टर्स। तो जरूर एक सन फार्मा हो या फिर दिविस को ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस जरूर देखना चाहिए, बिकॉज माई सिंसियर बिलीफ इज दैट दीज कंपनीज आर वेरी गुड, रन वेरी वेल, प्रोफेशनली मैनेज, और जहाँ पर भी उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको उन लोग क्विकली दे विल टेक केयर एंड दे विल मूव अहेड विथ मच बेटर स्पीड एंड मच बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। जी, शुक्रिया मिस्टर भट्ट, आपने समय दिया जी बिजनेस को और अपने व्यूज़, अपने थॉट्स आपने शेयर किए 2017 के लिए और अपनी चॉइसेस भी बताई जहां पर इन्वेस्टर्स निवेश कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। लेकिन मार्केट्स को देखें तो अभी भी 8060 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ छोटे शेयर्स जहां पर मजबूती है वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ, उनमें RPP इंफ्रा 20% के अपर सर्किट पर आ चुका है। एक आप देखिए मुकुंद लिमिटेड का स्टॉक, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, अगेन 20% ऊपर। फेडर्स लॉयड में 19% का सर्ज है। डेल्टा कॉर्प चला है 12% की बढ़त स्टॉक में देखी जा रही है और स्टॉक 107 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। चेमफेब, एल्कलीज, STCA कुछ और मूवर्स हैं। ब्रिजेश, जो भी नाम हमने अभी लिए, इनमें से कोई स्टॉक ऐसा लग रहा है आपको जिसमें ट्रेड जो है वो नेक्स्ट सेशन के लिए भी कैरी कर लिया जाए? शायद जो आज के
15% 20% के रिटर्न है वो और स्ट्रेच हो सकते हैं? देखिए, जिसमें आपने नाम लिया उसमें एक डेल्टा कॉप को हम देख सकते हैं। एक रैली चालू हुई थी समवेयर अराउंड मिड मार्च से 48 रुपये के भाव से, जो कि लगभग 195 और 98 तक लेके गई थी। उसके बाद में इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, तो इसका जो 61.8% रिट्रेसमेंट वैल्यू आती है वो लगभग 104 के आसपास आती है और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 107 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो मौजूदा स्तर या 104 के आसपास में मिलता है तो डेफिनेटली आप बाइंग कर सकते हैं 100 रुपये का स्टॉप लॉस लेके। और मुझे लगता है ऐसे रैली वुड बी एक्सटेंडेड एंड जो एक 2 से 3 दिन की अगर हम बात करें तो 115 फॉलोड बाय 120 तक के लेवल आपको चार्ट के अनुसार देखने को मिल सकते हैं। आशीष, ये बाटा इंडिया पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि डेरिवेटिव पोजीशंस के हिसाब से भी देखें थोड़ी कन्विक्शन की अभी भी कमी दिख रही है। एक बार इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, क्या यहाँ पे कुछ पोजीशन बना सकते हैं या फिर अभी उनको भी थोड़ा रुकना चाहिए? और एक दूसरा, इंजीनियर्स इंडिया बताइएगा, आज 4% मूव के बाद ना अपने एक हर्डल को और क्रॉस कर गया, जो 25 से बार घूम आता था, आज 31 पे ऑलरेडी आ चुका है। एक बार इस पोजीशन में और एवरेज करके कुछ और शेयर बढ़ाए जा सकते हैं? देखिए डिम्पी, जहाँ तक कि बाटा का सवाल है, वॉल्यूम्स लास्ट 2 दिनों के अंदर में बहुत अच्छे तरह से पिकअप हुए हैं। ये एक अच्छा साइन है शॉर्ट टर्म के अंदर में। मेरा मानना है स्टॉक 465 470 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। अराउंड दोज लेवल्स एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, बट एक बार मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। पर जहाँ तक कि इंजीनियर्स इंडिया का सवाल है, देखिए ये एक मेजर ब्रेकआउट है और बहुत लंबे समय के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को इसने निकाला है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक कम से कम 350 355 के जो स्तर है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिखा सकता है, बट इवेंचुअली स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है, शायद 400 के स्तर भी इसके अंदर में आने वाले समय में देखने को मिले। तो ओवरऑल मुझे लगता है इंजीनियर्स इंडिया काफी अच्छी पिक है और डाउन साइड में अब मेरा मानना है 310 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस स्टॉक के अंदर में बन चुका है। जी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन गौरांग, ये मेटल्स में स्पेशली हिंडाल्को, इस पर आपकी राय क्या है? पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग या फिर जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेडर्स का कम हुआ है शेयर पर। कल इसने एक पुल बैक लेने की कोशिश की, आज फिर से दबाव में है। ये मेटल्स की जो जर्नी है, क्या वो जो स्ट्रॉन्ग जर्नी रही है अब तक, क्या वो ओवर हो चुकी है या फिर यहाँ से भी चलने का पोटेंशियल ये स्टॉक्स रखते हैं? हमारा ये मानना रहा है दीपाली के मूल्यांकन के हिसाब से अगर आप देखें तो साल 2016 मेटल्स के ही नाम रहा था, क्योंकि 60, 70, 80 रुपए वाला वेदांता या हिंडाल्को आपको 200, पौने 200, सवा 200 के स्तर पर मिल रहा था। तो मैं मानता हूँ कि जो ऊपर के तरफ के दायरे थे कमोडिटी मार्केट में, धातु क्षेत्र के दाम जो ऊपर के तरफ गए थे उसके आधार और बुनियाद पर थे। अगर आप स्थानीय मार्केट में खपत को लेकर के देखें तो ऐसी कोई मांग बड़ी खड़ी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। दूसरी तरफ फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के दाम ऊपर गए, लेकिन इतने भी ऊपर नहीं गए कि इनके मुनाफा में बहुत बड़ी वृद्धि आपको देखने मिले। और मेरे ख्याल से कुछ 3 या 4 दिन पहले ही चाइनीज़ कमोडिटी मार्केट में धातु क्षेत्र का जो कमोडिटी वर्टिकल है वो करीबन 5% नीचे था। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की वैल्यू बाइंग या बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। अगर है तो मुनाफा बांध ले। एकमात्र स्टॉक अच्छा लगता है, वो भी करीबन पौने 200 के नीचे, वो है वेदांता। ठीक है, एक शेयर देखिए ब्रिजेश, इनफैक्ट 2 देखिए एक ही सेगमेंट के, एक तो गल्फ ऑयल है और एक दूसरा है कैस्ट्रॉल इंडिया। दोनों में से किसी एक को बाय कर सकता हूँ या फिर BTST कर सकता हूँ, किसको किया जाए? गल्फ ऑयल को या फिर कैस्ट्रॉल को? दोनों ही ऑलमोस्ट हाई पे है। देखिए, गल्फ ऑयल की अगर हम बात करते तो नो डाउट समवेयर अराउंड 580 के आसपास में जो बेस बनाया है, वो जो उछाल देखने को मिला है चार्ट के अनुसार विद वॉल्यूम के समय ब्रेकआउट हुआ है। जब तक 605 607 के ऊपर ट्रेड करा तो डेफिनेटली आप इसमें एक दाव लगा सकते हैं। फॉर द लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखें तो 640 तक का लेवल निकल के आ रहा है और एनी हाउ अगर उसके ऊपर ट्रेड करता तो देन नेक्स्ट लेवल टू वॉच वुड बी समवेयर अराउंड 665। रही बात कैस्ट्रॉल इंडिया की, अगर हम बात करते हैं इट्स मूविंग स्टिल इन अ रेंज बाउंड। मैं इस जो चार्ट है इसका वो इतना प्रॉमिसिंग नहीं है जितना गल्फ ऑयल का है, तो मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। रही बात कैस्ट्रॉल की, जब तक 390 या 95 का जो जोन है, जो दायरा है, उसको क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है तब तक तो इससे आप अवे ही रहिए। गल्फ ऑयल में डेफिनेटली आप दाव लगा सकते हैं। आशीष, एक शेयर देखिए गोदरेज कंज्यूमर्स,
ये अभी पूरी तरह से नहीं चला, क्या ये बहुत तेज़ी से चल सकता है? क्योंकि इसका बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग है डेरिवेटिव्स में, गोदरेज कंज्यूमर्स। देखिए अच्छा चल सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि एक अच्छा बेस इसके अंदर में बन चुका है और वॉल्यूम्स भी अच्छे पिकअप होना शुरू हो चुके हैं। तो 1550 तक के स्तर इसके अंदर में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 1445 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1550 के स्तर आने वाले 5-7 दिनों के अंदर में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जी, एक बार देख लेते हैं बर्जर पेंट्स को, जो कि अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। करीब 4.5% की बढ़त स्टॉक में देखी जा रही है। 205 का लेवल है। एशियन पेंट्स में हालांकि उतनी वाइब्रेंसी नहीं है, स्टॉक बिल्कुल फ्लैट अभी ट्रेड कर रहा है 878 के लेवल्स पर। गौरांग, पेंट स्टॉक्स को अगर 6 महीने तक कोई होल्ड करे तो पैसा बनेगा या फिर नहीं? ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक चलेंगे यहाँ से? और देखिए दीपाली, 6 महीने की तो मैं कवायद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर मापदंड करता हूँ। हाँ, किसी को 12 महीने या 14-18 महीने का समय सीमा है आपके पास, तो फिर एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, एस्को नोबल, ये सभी पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। और मैं मानता हूँ कि ये डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी को लेकर के जो करेक्शन आया था, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी किसी को लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश करना है तो। और ये जो कच्चे तेल के दाम आप देख रहे हैं, क्योंकि साल 2017 में ओपेक और नॉन ओपेक देश जो कटौती करेंगे उत्पादन में, उसके आधार पर आप ऊपर की तरफ दे रहे हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कि नॉन ओपेक देशों में काफ़ी कमज़ोर देश है, जो बहुत लंबे समय तक ये जो कटौती प्रोडक्शन में किए उसको सहारा नहीं दे सकेंगे। ठीक है गौरांग, 2017 के लिए नो डाउट अपनी लिस्ट तो बना ली होगी। मैं बहुत सारे शेयर आपसे नहीं चाहता, सिर्फ 3 शेयर बताइए। देखिए फंड्स लिमिटेड होते हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के पास, किसी के पास भी हो सकते हैं। 3 शेयर जिसमें मेरे को लगता है कि पोजीशन बनानी चाहिए 2017 के लिए, वो 3 शेयर कौन से हैं? पूंजी हमेशा सीमित होती है, चाहे वो बड़े या छोटे निवेशक हो। और स्टॉक मार्केट ऐसा है, ये ऐसा गड्ढा है, जितना भी डालो वो कम पड़ेगा लिम्पी, और ये हकीकत है। तो मैं मानता हूँ कि लंबी अवधि के नज़रिए से अगर मुझे कुछ थीम्स फॉलो करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक कंपनी है KNR कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार काफ़ी कुछ स्पेंड करेंगी, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। इसी सेक्टर को लग करके एक कॉम्प्लीमेंट्री सेक्टर है सीमेंट सेक्टर, ACC, जहाँ पर खरीदारी की राय है। और ऑटोज़ में टाटा मोटर मुझे काफ़ी पसंद है। जो भी तकलीफ़ें हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। जी, इस बीच एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है कि मुंबई लोकल ट्रेन के जो किराए हैं वो बढ़ सकते हैं। इस पर और डिटेल ले लेते हैं। समीर दीक्षित से मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर। समीर, एग्जैक्टली और डिटेल्स आपसे लेना चाहेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है मुंबई लोकल के फेयर्स को लेकर, और एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट हुई? क्या इस बारे में ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन है या फिर जो लेटर है वो जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, मुंबई के सबर्बन और खासकर रेलवे में जो स्लीपर सेगमेंट है, जो लोअर सेगमेंट है यात्रा को लेकर, उसके किराए को लेकर रेल मंत्रालय लगातार चिंतित है, क्योंकि सबर्बन और स्लीपर क्लास में सब्सिडी सबसे ज्यादा है। इसके किराए पिछले लंबे वक्त तक इसको छेड़ा नहीं गया, इसके किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, और सब्सिडी जो है वो उसका बोझ लगातार रेलवे पे बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अगर मैं बताऊं तो मुंबई सबर्बन के जो किरायों के चलते रेलवे पर 4,800 करोड़ का बोझ आता है। और इसी को लेकर रेलवे ने जो कदम बढ़ाए हैं उसमें इस बात को लेकर सिफारिश की है कि सबर्बन में जो सब्सिडी दी जाती है इसको कम किया जाए और धीरे धीरे इसको खत्म किया जाना जरूरी है। और इसके चलते जो रेलवे का बोझ है, जो वित्तीय हालत उसकी गड़बड़ाई हुई है, उसको सुधारा जा सकता है। तो माना यह जा रहा है कि जो मुंबई सबर्बन में सब्सिडी जो इतने बड़े पैमाने पर यात्रा के एवज में यात्रियों को दी जाती है, उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा। और इसका सीधा मतलब यह है कि मुंबई सबर्बन के किराए हो सकता है आने वाले वक्त में बढ़ाए जाए। लेकिन इकलौती अड़चन जो इसकी राह में आ रही है वो ये है कि बहुत जल्द राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई भी कड़ा कदम उनकी छवि को नुकसान पहुंचाए या फिर वोटरों को मन में बीजेपी के खिलाफ की कोई संशय पैदा करे। इसको पॉलिटिकल मुद्दे को देखते हुए
फिलहाल इस कदम पर अभी रोक लगी हुई है, लेकिन ये लगभग माना जा रहा है कि जिस तरीके का बोझ तकरीबन 6,000 करोड़ का सालाना सब्सिडी के रूप पर रेलवे के बजट पर आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए मुंबई सबअर्बन के किरायों में बढ़ोतरी करके सब्सिडी को कम करके इसकी शुरुआत की जा सकती है और कड़ा कदम बहुत जल्द देखा जा सकता है। ठीक है, ये सब्सिडी कितनी कम या फिर किराए में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इसका कुछ आंकलन है समीर? ये सबसे अहम सवाल है, बिल्कुल जायज सवाल है, क्योंकि 4,800 करोड़ यानी कि तकरीबन 5,000 करोड़ सबअर्बन पर सब्सिडी के रूप में रेलवे पर इसका बोझ आता है और एक झटके में सब्सिडी को खत्म कर पाना रेलवे के लिए भी संभव नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि इसको धीरे धीरे इसको कम किया जाएगा और किराए में बढ़ोतरी उसी के अनुपात में की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका। तो एकदम से तो नहीं होगा, ये बात स्वाभाविक ही है और धीरे धीरे ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसका फ़ायदा रेलवे को, लेकिन एडजस्टमेंट कैसे होगी, सरकार कैसे इस पर कदम उठाएगी, कैसे इसको मनाएगी, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि जो मुंबई सबर्ब्स के एरिया की जो यूनियन है रेलवे की, वो भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है और वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो है हर छोटी खबर पे आपको देखते हैं एकदम से काफ़ी शार्प मिलता है। तो नो डाउट इस पर सरकार का रुख और इस फैसले को कैसे लिया जाएगा ये भी दिख जाएगा आगे। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स जो डेरिवेटिव के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, उस पर इस बार चर्चा ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि क्या रोल ओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार आप पोल देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, उसमें अब तक ये समझ में आ रहा है कि 8,000 और 8,000 के आसपास की इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी दिखती है। इसमें कुछ एक और शेयर आप जोड़ना चाहेंगे आशीष, इस सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग मिल जाए और जनवरी के अंदर करीब 5-10 दिन हमको कुछ एक ट्रेड हम कैरी कर पाएँ? देखिए डिम्पी, मुझे लगता है आईटी स्पेस के अंदर में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ बिल्डअप के भी नज़रिए से एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना है और जिस तरह की रुपी में वीकनेस थोड़ी देखने को मिल रही है, उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा और इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो इसमें स्टॉक्स जैसे कि माइंडट्री, टेक महिंद्रा, HCL टेक, ये 3 स्टॉक्स मुझे लगता है एक अच्छी अपसाइड नेक्स्ट 5-7 दिनों के अंदर में दिखा सकते हैं। ब्रिजेश, PFC और REC दोनों पर क्या व्यू है आपका? 2-3 सेशंस की प्रॉफिट बुकिंग के बाद थोड़े संभले ये स्टॉक, अभी इंट्राडे हाई से थोड़ा नीचे जरूर आए हैं लेकिन हरे निशान में है, 2-2.5% की बढ़त दोनों शेयर्स में है। क्या करें अभी इन स्टॉक्स में? PFC को तो लॉन्ग कर सकते हैं, स्टिल अभी भी 120 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। नो डाउट चार्ट पे थोड़ा बेटर ही लग रहा है कंपैरेटिवली REC के। निचले स्तर की अगर मैं बात करता हूं तो एक अच्छा एक बेस फॉर्मेशन उसने दिखाया था 110 के हिसाब से, वहां से जो एक रैली ली है, हालांकि जिस प्रकार से मार्केट में थोड़ा दबाव है तो इसमें भी दबाव बना हुआ है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव। अगर किसी ने बाइंग कर रखी है तो स्टॉप लॉस, डीपर स्टॉप लॉस रहेगा 110 के आसपास का। अगर किसी ने फ्रेश बाइंग करनी है तो 116 के आसपास में अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस 110 एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 125 फॉलोड बाय 132। गौरांग, इस बार थोड़ा थेमेटिक ज़्यादा हुआ मार्केट, पिछले 3 क्वार्टर से हम देख रहे थे। मैं 2 सेक्टर आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो केमिकल स्टॉक्स जो काफ़ी चले हैं, ये क्या 2017 में भी और चलेंगे, क्योंकि लोग ये समझना चाहते हैं कि हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी रुकना चाहिए सभी शेयर्स में। और एक दूसरा, एक नई थीम इनफैक्ट मार्केट में डेवलप हुई है पिछले 10-15 दिनों में, वह है दूध से जुड़े हुए शेयर, मिल्क। आगे चल के हो सकता है इनके कुछ एक दाम भी बढ़ जाए 4 से 5 रुपये। और ये नेसेसिटी आइटम्स हैं, इन पे आप जो इफेक्ट देखते हैं ना डिमांड सप्लाई का, वो ज़्यादा नहीं होता है, इसमें एकदम से तेज़ी आती है और ज़्यादातर शेयर्स आज तेज भी हैं। और खबर यह है कि हो सकता है मार्च तक 5 रुपये पर लीटर दूध के दाम बढ़ जाए। इन दोनों सेगमेंट्स पर आपका व्यू क्या है? एक थोड़ा सा चला हुआ सेक्टर केमिकल और एक चलने को तैयार सेक्टर मिल्क, दोनों पर आपका व्यू सर? तो पहले तो नुकसान या मुनाफा बांधना हर एक व्यक्ति के ऊपर होता है, निवेशक के ऊपर होता है और उनके जोखम झेलने की क्षमता के ऊपर होता है। और कई बार ऐसा भी होता है डिम्पी के मुनाफा दिख रहा है लेकिन वो सिर्फ किताब में रह जाता है, मुनाफा बांधते नहीं और फिर वही स्टॉक खरीद के भाव से नीचे आ जाता है। तो वो तो इंडिविजुअल के ऊपर है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन केमिकल सेक्टर से रिलेटेड, हाँ, टाटा केमिकल्स और PI इंडस्ट्रीज़ में लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश की राय बरकरार है। और डेयरी रिलेटेड सेक्टर में अगर अमूल लिस्टेड होता तो शायद उस पर मैं कवायद करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है और बाकी स्टॉक्स पर हमारी कवरेज नहीं है। ठीक है,
लेकिन इस बीच बाजार में तो तेज उतार चढ़ाव है और डेरिवेटिव एक्सपायरी का मजा आपको ऐसी तरह से बाजार में दिखता है जब आप दिन के उच्चतम स्तर पर भी 1.5 घंटे के अंदर पहुंचे और उसी 1.5 घंटे के अंदर दिन का निचला स्तर भी आपको मिल जाए, यानी हाई और लो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर मिल जाए और हो सकता है कल परसों भी जारी रहे, तो इसलिए वॉलेटिलिटी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो बाजार के अंदर उतार चढ़ाव बिल्कुल जारी है और अब हरे निशान से लाल निशान की तरफ निफ्टी लौटता हुआ, लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच में एक ऐसी कॉल है जो आपको अगले 25 मिनट में भी फायदा दिलवा सकती है, यानी कि फाइनल बैट। बताइए रजत, एक स्टॉक जो कि आपको लग रहा है कि परफॉर्म कर सकता है बचे हुए मिनट्स में। 25 मिनट छोड़ दीजिए, बहुत वोलेटाइल हो गया मार्केट, तो कॉशियस हो जाइए। और बाजार पे पोजिशनली भी अगर पिक लेंगे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक है MCX, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चार्ट्स नीचे से पलट रहा है। नो डाउट यहाँ पर जिस तरीके से अब हायर लोज बनाता चला जा रहा है, ये स्टॉक यहाँ से और चलेगा। और वैसे भी ऑप्शन ट्रेडिंग तो बड़ा ट्रिगर है ही MCX के लिए। हाई वैल्यू स्टॉक है, यानी कि बड़ी वैल्यू का स्टॉक है। आप टारगेट इसमें 13.20 का पहले लगा के चलें, 12.40 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ पलट रहा है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप नवंबर का लो देखेंगे तो वो 11.51 के आसपास था। उसके बाद दिसंबर में जो अब रिसेंट लो बनाया था वो था 11.85 का, और इस बार 1200 के जोन से घूमता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं आज जो स्विंग मिला है ये कंटिन्यू हो सकता है और यहाँ से तगड़े रिटर्न्स दे सकता है अगर आप इसको 2 से 3 दिन के पर्सपेक्टिव से भी अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो। वीकली मंथली चार्ट पॉजिटिव है और बहुत चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर वीकली मंथली पैटर्न पे एक रिवर्सल बनता हुआ नजर आया है। 8 सत्रों के डिलीवरी वॉल्यूम देखें तो वो 48% के, और डेली चार्ट्स पे तो आज पलट गया बाजार। अगर आज सपोर्ट करता है स्टॉक को तो इसमें आज ही काफी बेहतर टारगेट लग सकते थे, लेकिन अब पोजीशन रखेंगे तो 13.20 पहले, उसके बाद 13.50 तक के लक्ष्य के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसे रख सकते हैं। स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते चलिए उसके बाद। ठीक है, बिल्कुल एक्सचेंजेस में पैसा बन सकता है क्योंकि ट्रेडर्स को प्रॉफिट या लॉस हो, एक्सचेंजेस हमेशा फायदे में रहती है क्योंकि इनको इनकम आती रहती है। MCX पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे गुररांग? वेल, बहुत ही नीश सेगमेंट से बिलोंग करता है ये स्टॉक, और बरोबरी या तुलना करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए ऐसा कोई लिस्टेड एंटिटी है नहीं। और जो खबरों के बीच जूझ रहा था ये अब इतिहास हो चुका है, और जो भी रिकवरी आ रही है और कोशिश की जा रही है नए मैनेजमेंट्स की तरफ से, वो मेरे ख्याल से काबिल तारीफ़ है। एक ही देखना होगा कि मेंबरान की लिस्ट कैसे लंबी होती है और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लेके आ करके वॉल्यूम्स कितना बढ़ाते हैं। जी, इनफैक्ट गौरांग, एक और स्टॉक पर आप कमेंट लेना चाहेंगे, वो है STC का। आज फिर से 10% ऊपर है, करीब करीब 60% चल चुका है 4 सेशंस में। ये कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी फ्राइडे को जब ये स्टॉक चला और अभी तक मजबूती कायम है। कैसा लग रहा है आपको STC, और एग्जैक्टली इस तेज़ी के बाद क्या करें ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स जो कि निवेशित हों या फिर जिन्होंने पोजीशंस बनाई हुई हो? तो एक कहावत है दीपाली, कुल्हाड़ी पैर पे मारना और पैर जाकर के कुल्हाड़ी पे मारना। और जिस तरीके से आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि 2-3 दिन में 60% के 60% ऊपर गया है ये, तो मैं ये मानता हूँ कि इतने ऊपर जाने के बाद अगर आप में जोखिम झेलने की क्षमता है तो जा करके ख़रीदारी करिए। और ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये कुछ हफ्तों के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते और ना ही हमारी कवरेज है कि मैं किसी तरह की कवायद यहाँ पर करूँ। ठीक है, ये भारतीय इंफ्राटेल पे ब्रजेश आपकी रिकमेंडेशन क्या है? आज 2% ऊपर है। मैं एक BTST कॉल के लिए इसको देख रहा हूँ, भारतीय इंफ्राटेल को लेके जा सकता हूँ क्या BTST के तौर पर? देखिए, अगर हम भारतीय इंफ्राटेल की अगर हम बात करते हैं मेरी सलाह यही रहेगी कि BTST ना करें, क्योंकि ओवरऑल 340-342 का जो दायरा है वो एक रेजिस्टेंस की तरह है। रादर देन BTST इट इज बेटर इफ यू डू STBT विद द कीपिंग दिस थिंग एंड स्टॉप लॉस। और एनिया होगा 334 के नीचे बंद होता तो ये 328 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आशीष, अपोलो टायर्स और IDFC बैंक दोनों ने स्मार्ट मूव दिया था कल के सेशन में, या फिर कहें कि एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आई थी। आज वापस दोनों शेयर्स कमजोर हैं और डे लो पर हैं। क्या करें अभी इन लेवल्स पर?
देखिए अपोलो टायर्स तो मेरे हिसाब से एक ट्रेंड जो है वो वीक बनता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर पे आज का जो हाई है जो कि करीब करीब 189 के आसपास है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा। उसको ध्यान में रख के अगर से कोई शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहे तो बना सकता है। ऑन डाउन साइड 170 से लेके 168 ये जोन मुझे लगता है रीटेस्ट अपोलो टायर्स के अंदर में हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। और जहाँ तक कि IDFC लिमिटेड का सवाल है, देखिए इस स्टॉक के अंदर में मुझे लगता है कि एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो कोई बड़ी स्ट्रेंथ या वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। इसको मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा अभी। इस बीच कुछ BTST कॉल्स आपको और मिल रही हैं, स्क्रीन पर आपके चलते रहेंगे, आप नोट करते चलें। लेवल्स AK प्रभाकर की जो रिकमेंडेशन है माइंडट्री को बाय करने की है। ये 524 का टारगेट है और 503 का स्टॉप लॉस है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 524 का टारगेट है और 503 का स्टॉप लॉस। प्रभात डेयरी भी इनकी तरफ से रिकमेंडेशन आया है 98 के टारगेट के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं और 92 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। विकास सालुखे की जो रिकमेंडेशन है निर्मल बांग के हैं, इनका मानना है कि टाटा स्टील को शॉर्ट किया जा सकता है। 374 का टारगेट है, शॉर्टिंग के लिए दे रहे हैं ये, और 394 का एक स्टॉप लॉस है। नोट कर लें 394 स्टॉप लॉस होगा। हेक्सावेयर इनकी लिस्ट में बाय है 210 और 196 का एक स्टॉप लॉस, 210 का टारगेट है। और आशीष क्याल की रिकमेंडेशन में एक और IT कंपनी है, वो है विप्रो, 490 का टारगेट, 455 का स्टॉप लॉस और एक CSC। सुबह इस पे एक रिपोर्ट भी आई थी और आज भी ये चला है और 675 का टारगेट है इस पे और 605 का एक स्टॉप लॉस है। आशीष कुछ और जोड़ना चाहेंगे इन कॉल्स के अलावा? देखिए जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी मुझे IT स्पेस एक अच्छा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर से हम ऑयल एंड गैस में बात करें तो IGL, पेट्रोनेट, ये स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं। वीकनेस के अंदर में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑटो के अंदर में एक वीकनेस बनी और उसमें M&M एक ऐसा स्टॉक है जो अगर से 1160 के लेवल्स को ब्रीच करता है तो वहाँ पर मुझे लगता है एक वीकनेस इसके अंदर देखने को मिलेगी। 1120 तक की डाउन साइड महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर में देखने को मिल सकती है। ब्रिजेश, 2 ट्रेड्स जो आप रेकमेंड करेंगे कल के लिए जहां पर पोजीशंस कैरी की जा सकती हो? देखिए माइंडट्री को ही कर सकते हैं। आपके ही शो पे मैंने समवेयर ऑन 495 के आसपास में रिकमेंड किया था 480 का स्टॉप लॉस और 510-515 का टारगेट भी इनिशियल दिया था। उसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। कल के लिए तो नहीं, बट इसको अगर थोड़ा एक्सटेंड किया जाए पोटेंशियली विद इन से 1 मंथ होराइजन स्टॉक कैन गो ऑल द वे एंड टचिंग 555 ऑड लेवल। रही बात 2 शेयर्स जो चार्ट पे थोड़े बेटर लग रहे हैं, एक JSW एनर्जी लग रहा है समवेयर ऑन 59 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 57.5 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 62। दूसरा जो चार्ट पे अच्छा लग रहा है वो एक सिप्ला लग रहा है, 565 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 560 के आसपास में अगर मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 545। लुक फॉर द टारगेट ऑफ 585-595। गुरांग, 2 हॉस्पिटल के शेयर्स हैं, एक तो फोर्टिस और एक अपोलो हॉस्पिटल। किसी एक में पोजीशन रख सकता हूं, और या ये भी समझें कि मैं 2017 के लिए कोई एक शेयर अपने पोर्टफोलियो में जोड़ रहा हूं और इन दोनों कंपनीज में चॉइस करनी है। किसको रखूं? 1000 से ऊपर वाला अपोलो हॉस्पिटल या फिर 200 से नीचे वाला फोर्टिस? दोनों का काम तो एक ही है। काम तो एक ही है लेकिन कमाई बहुत ही विपरीत है अगर आप तिमाही नतीजे देखने जाएं। और महज 1 साल का अगर आप रुझान देख ले दोनों पर, तो फोर्टिस हेल्थ केयर 225 के ऊपर निकलने में बहुत बड़ी तकलीफ होती है और ये जूझता रहता है 225 और 200-225 के बीच में। इसके विपरीत अगर आप अपोलो हॉस्पिटल पर देखें तो 1 साल में मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल में करीबन 650 या 700 का भाव था, जो ऊपर जा करके 1150-1200 के आसपास आज पहुंचा है। 9500 बेड्स की सुविधा है इनके पास। फार्मेसी बिजनेस को वैल्यू अनलॉकिंग के रूप में अलग करके लिस्ट करने की भी एक गुंजाइश है और नई फैसिलिटीज़ ये ऐड कर रहे हैं। और अगर जैसे मैं जिक्र कर रहा था तिमाही दर तिमाही पर अगर आप गौर करें तो एक आउट परफॉर्मेंस आपको अपोलो हॉस्पिटल में दिखता हुआ नजर आएगा। तो अगर मेरे को दोनों में से किसी एक को चुनना है तो मैं अपोलो हॉस्पिटल को चुनूंगा। जी, 2 स्टॉक्स देखिए जो कि अब दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुके हैं। मार्केट्स एक तरफा अपनी दिन भर की बढ़त गवा चुके हैं, लेकिन इन स्टॉक्स में जो स्ट्रेंथ है वो और स्ट्रेच हुई है। भारत फाइनेंशियल अब 10% से ज़्यादा ऊपर है, 572 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। और एक आप देखिए MRPL को, अब 9.5% की तेज़ी और 96.45 के लेवल्स हैं दोनों ही पर। ब्रिजेश, आपके कॉमेंट्स क्या हैं?
देखिए भारत फाइनेंशियल के बारे में तो थोड़ी देर पहले ही कहा था मैंने कि इट्स लुकिंग गुड। आई थिंक उस टाइम शायद 560 या 62 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। शॉर्ट टर्म के लिहाज से आई एम लुकिंग समवेयर अराउंड 585 590। अगर उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा तो 620 तक के भी टारगेट चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं। रही बात MRPL में एक अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बनाया है उसने 84 के आसपास में, वहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। इनिशियल समवेयर अराउंड 96 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 92 का स्टॉप लॉस लेके कोई फ्रेश बैंक भी कर सकता है अगर करना चाहे। ब्रेकआउट के लिहाज से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है इसमें। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बोलूं तो समवेयर अराउंड 102 का टारगेट नजर आ रहा है, और थोड़ा सा व्यू ब्रॉडर लेके चलें तो 108 तक के भी लेवल चार्ट के अनुसार देखने को मिल रहे हैं। तो 92 का स्टॉप लॉस लेके डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 102 फॉलोड बाय 108। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजार के अंदर उतार चढ़ाव है, आगे भी रहेगा, इसके लिए आपको सावधानी रखनी है। लेकिन एक साल के अंदर जो स्थिति, अगर नोटबंदी वाले हिस्से को हटा भी दिया जाए तब भी स्थिति ऐसी है कि कॉर्पोरेट की थोड़ी सी चिंताजनक है। वो इसलिए क्योंकि कर्ज पे जो डिफ़ॉल्ट वाली कंपनीज थी वो 2015 के अंदर सिर्फ 75 थी, वो बढ़कर अब डबल हो गई हैं। कितना आंकड़ा आ गया, कितनी कंपनीज को डिफ़ॉल्ट हो गया है, कितने में कर्ज में जूझ रही है कंपनी, बताने के लिए अंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ रूम से। अंचल बताएं पूरा आंकड़ा क्या है, ये 75 कंपनी से कुछ ज़्यादा हो गई है क्या? शुक्रिया डिम्पी, आपने बिल्कुल सही कहा। नोटबंदी को अगर आप अलग कर भी दें फिर भी 2016 में जो डिफ़ॉल्ट कंपनियों की संख्या थी वो 75 से बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो गई है। 148 कंपनियां अब डिफ़ॉल्ट लिस्ट में शामिल हैं। और जो सबसे ज़्यादा पेन यानी सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट्स जो आए हैं वो इंफ्रा स्पेस से इस बार ही ऐड हुए हैं 2016 के अंदर। रेटिंग एजेंसीज़ की अगर आप तरफ देखें तो रेटिंग एजेंसी ने करीब 100 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी रेटिंग घटाई है। और साथ ही साथ डिफ़ॉल्ट की जो प्रमुख वजह जिन्हें बताई जा रही है, सबसे पहले इंफ्रा कंपनियों का जो रिवाइवल की बात की जा रही थी वो रिवाइवल आता हुआ नहीं दिखाया। मांग अभी भी बहुत कम है, कंपनियों का खर्चा अभी भी बहुत हाई है, जिस ब्याज दर पर उन्होंने लोन ले रखा है वो बहुत हैवी है, जिसकी वजह से कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट जो आ रही है वो काफ़ी हाई है। और साथ ही साथ कंपनी के मार्जिन्स डिप्लीट हो रहे हैं, कंपनियां घाटा पोस्ट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार 2016 में जो उम्मीद की जा रही थी शायद रिवाइवल होता हुआ दिखेगा, उसके विपरीत जो डिफ़ॉल्ट करने की कंपनियों की संख्या है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 75 से बढ़ के 148 हो गई है। अगर आपको कुछ कंपनियों के बारे में बताएं, देखिए कर्ज डिफ़ॉल्ट करने के नाम में ऑलरेडी रोल्टा इंडिया का नाम शामिल है, जेपी एसोसिएट्स, लैंडको इंफ्रा, गैमन इंफ्रा जैसी कंपनियां हैं जो डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं कर्ज पे। और अगर 2016 की सूची पे देखें स्पेसिफिकली इंफ्रा के से अलग कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, उसमें सबसे पहला नाम टाटा स्टील का। BHEL कई क्वार्टर्स से वो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी ऑर्डर्स बहुत स्लगिश हैं और नए ऑर्डर इनफ्लोज बहुत सुस्त हैं और कंपनी पे अभी भी जो प्रेशर है वो कायम है। साथ ही साथ यूको बैंक और आइनॉक्स विंड, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अब सूची में ऐड हुई हैं। 148 कंपनियों की जो लिस्ट है डिफ़ॉल्टर्स की, उसमें ये नई कंपनियां ऐड हुई हैं। शुक्रिया अंचल आपका। और एक चीज़ तो क्लियर है कि जो ये संख्या बड़ी है डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ की, उनमें इंफ्रा का कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा है। और इंफ्रा पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर साल बजट के आसपास हम इस सेक्टर की बात करते हैं कि सरकार का थर्स्ट रहेगा। इस बार बातचीत थोड़ी ज़्यादा हो रही है कि सरकार के फाइनेंसेस इंप्रूव हैं तो शायद जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज़ दिखे। लेकिन गौरांग, अभी भी अगर ग्राउंड लेवल पर देखें तो बहुत ज़्यादा स्थिति इंफ्रा कंपनियों की सुधरी है नहीं। ऐसे में इंफ्रा सेक्टर को थीम रखना चाहिए, देखने चाहिए स्टॉक्स, या फिर इससे बेटर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं अभी भी मार्केट में? हम तो ये कवायद करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनियां सक्षम हैं उस पर आप ध्यान दें। और मिनिस्टर साहब नितिन गडकरी जी ने 90,000 करोड़ की बजटरी एलोकेशन की मांग की है दीपाली। अब 90,000 करोड़ के सामने अगर 40-50 हज़ार करोड़ भी मिल जाता है रोड के बांधकाम के मामले में, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो भी कंपनियाँ इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। और मैंने अभी एक कंपनी का जिक्र किया, जब डिम्पी ने मुझसे सवाल पूछा था कुछ 3 कंपनी को लिए, तो मैंने KNR कंस्ट्रक्शन का नाम लिया था। ये कंपनी भी रोड बनाने के कामकाज में जुड़ी है, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का फ़ायदा मिलता है इस कंपनी को। और हाल ही में मेरे ख्याल से कुछ एडजस्टमेंट हुआ है इस कंपनी में, 550-600 के आसपास काम करता था इसका ये स्टॉक। अब मैं ये भी मानता हूँ कि इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जिनको वर्किंग कैपिटल नहीं है, डेट को लेकर के इतना बड़ा बोझ है बैलेंस शीट पर कि इनके समझ में नहीं आता है कि ये कैसे सुलझाए। लेकिन हाँ, KNR कंस्ट्रक्शंस है, PNC इंफ्रा है, अशोका बिल्डकॉन है, दिलीप बिल्डकॉन है, ये सब कंपनियां मेरे ख्याल से काफ़ी सक्षम है किसी भी तरह के कामकाज को आगे लेके जा करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए।
और एज अ डिस्क्लोजर ये कंपनियों पर हमारी कवरेज भी है। ठीक है, टाटा एलेक्सी का एक बार चार्ट देखिए आप आशीष, और आपको लग रहा है कि शेयर थोड़ा थक गया है, क्योंकि अच्छा रनअप इसने दिखाया था पीछे, और रनअप ऐसा था कि टाटा ग्रुप में कुछ भी होता रहे, टाटा एलेक्सी चलेगा और खूब चलेगा, और चला भी खूब, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब शेयर थकता हुआ नजर आ रहा है कि आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए इसमें। देखिए डिम्पी, ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला है, जिसमें स्टॉक ने 1500 से 1250 के स्तरों को टेस्ट किया, और एक वहां पर पे थोड़ा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, शायद चलने में थोड़ा स्पीड कम हो सकती है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है स्टॉक धीरे धीरे 1450-1500 के स्तरों को छू सकता है। और नीचे में मेरा मानना है कि 1300 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक के लिए रहेगा। जब तक ये ब्रीच नहीं होते तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर में एक पॉजिटिव अपमूव बना रह सकता है। मे बी मूवमेंट थोड़ा स्लो हो सकता है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है धीरे धीरे ये स्टॉक जो है करंट लेवल से बढ़ सकता है। जी ब्रजेश, ये मुकंद लिमिटेड पर अभी प्रॉफिट समेट लें ट्रेडर्स? ये 3 दिन में 30% चल चुका है, या फिर होल्ड रखें? और अगर होल्ड रखें तो आपके नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं? देखिए, ऑलरेडी ये शेयर समवेयर अराउंड 47 से विद वॉल्यूम के संग में ब्रेकआउट देखने को मिला, और 64 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। इसका पिछला स्विंग हाई जो था वो समवेयर अराउंड 58 था, उसके ऊपर विद वॉल्यूम के संग में है। सलाह तो यही रहेगी कि जब कभी भी स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग में हम देखते हैं, अगर पिछला स्विंग क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है विद वॉल्यूम के संग में, तो बने ही रहिए। जैसे मैंने कहा 58 का जो स्विंग हाई है उसका स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिए। थोड़ा सा रैली एक्सटेंड हो सकती है समवेयर अराउंड 68-69 तक, वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो बने रहने की सलाह रहेगी, 58 का स्टॉप लॉस लेके चलिए 68-69 तक के लिए। बाजार ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन एक शेयर सिर्फ एक ही तरफ चल रहे हैं, वो है ऊपर, और सर्किट तक पहुंच के उसमें आप मुकंद लिमिटेड देख सकते हैं, ये 20% के सर्किट पे लॉक हो गया। आरपीपी इंफ्रा ये 20% के सर्किट पे लॉक है, और इसमें आपको मालूम ही है कि इसमें ऑर्डर भी मिला था, और ये है मंधाना रिटेल, इसमें भी आज हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आते हुए देखा है। इसका एक सर्किट लिमिट खुल गई है, 10 से 20% का सर्किट हुआ है, तो इसलिए आप मंधाना रिटेल के अंदर भी हमने देखा कि 20% के सर्किट पे लॉक हुआ, पहले 10 पे होता था। और रत्नामणि मेटल्स ये भी ऑलमोस्ट 20% के सर्किट पे समय लॉक हुआ है। इस तरह के कुछ एक शेयर्स हैं। हाँ ठीक है, अलग अलग स्पेसिफिक शेयर है, अलग अलग नेचर है, और ये शेयर चलते भी इसी तरह से हैं और टूटते भी इसी तरह से हैं। ये बात नहीं भूलनी चाहिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी ऐसा ही है, ये शेयर टूटते भी कुछ इसी तरह से ही हैं। अब एक और शेयर आप मेरे को देख के बताइए, मारुति, ये 5200 पे खड़ा हुआ है आशीष, ये 5400-5400 आ जाएगा क्या? इस सेल्स के नंबर आने वाले हैं, 3 एक्सपायरी होंगी। आज सुबह हम बता रहे थे कि राकेश बंसल ने हमको बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा दिया, वो कह रहे थे कि कल डेरिवेटिव की एक्सपायरी है, और परसों नोटों की एक्सपायरी, और उसके बाद फिर साल की एक्सपायरी है, उसका नंबर आने हैं। मारुति 5400 पहुंच जाएगा क्या? लगता तो ये डिम्पी, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। 5200 से ऑलमोस्ट 5000 के आसपास का एक बेस जिस तरह से स्टॉक ने बनाया, और एक अच्छे वॉल्यूम्स इसके अंदर में लोअर लेवल्स पे देखने को मिले, तो डेफिनेटली 5400-5450 के जो स्तर है वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और डाउन साइड में मेरा मानना है 5150 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक के लिए देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है काफ़ी स्टेबल है, और अगर से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज भी रहता है, उस सिचुएशन में भी मारुति एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। जी 2-3 स्टॉक्स और देखिए जहां पर स्ट्रॉन्ग बायर्स का इंटरेस्ट है। तो सिंजन अब 8% ऊपर 577 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। एक आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर है। एक जेके सीमेंट को देखिए, यहाँ भी 8% की मजबूती, 690 के लेवल्स हैं। एक जुबिलेंट लाइफ, यहाँ भी रुझान स्ट्रॉन्ग है, और वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम साथ। इन सभी शेयर्स में एक एक्सटेंडेड बाइंग आई है। स्ट्रॉन्ग ये सुबह से ही है, लेकिन अब एक एक्सटेंडेड मूव आया है, और जुबिलेंट लाइफ भी अब दिन के ऊपरी स्तरों पर है। इन तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ब्रजेश? देखिए, जेके सीमेंट में दाव जरूर लगा सकते हैं। समवेयर अराउंड 668 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, रैली एक्सटेंडेड हो सकती है इसमें। और चार्ट वाइज मेरा मानना यह है कि निचले स्तर की अगर हम बात करें तो 640-645 का अच्छा सपोर्ट है इस समय। 700 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें दाव जरूर लगाइए। और एक ही सीमेंट से रही बात में, एक जेके लक्ष्मी सीमेंट पे भी आप नज़र रख सकते हैं। समवेयर अराउंड 350 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा फॉर्मेशन देखने को मिला है इसमें। अगर इन्वेस्टमेंट बतौर चाहें तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं 340-345 के आसपास में अगर आता है तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। 310 का स्टॉप लॉस लेके चलें। एक 6 महीने से 8 महीने के लिहाज से 385 का भाव निकल के आ रहा है, और 1 साल के ऊपर का अगर किसी का व्यू हो तो 440 तक के भी लेवल चार्ट के साथ देखने को मिलते हैं।
गौरांग, ये अगर मेरे को कुछ थीमेटिक चुनना हो तो क्या जैन इरिगेशन को पोजीशन लेके रख सकता हूँ क्या 10, 15, 20 दिन टिल बजट तक भी? क्योंकि जैन इरिगेशन का डीवीआर तो अच्छा चल रहा है, ऊपर आ गया है। ये जैन इरिगेशन का फ्यूचर मेरे पास अवेलेबल है, क्या इसमें कुछ पोजीशन ले सकता हूँ क्या? तो करीबन 60 रुपये के आसपास निवेश की कवायद की थी, जब रुझान ऐसे नज़र आ रहे थे कि बारिश का मौसम बहुत ही दुरुस्त होगा, और उसी आधार पर ये हमने मेरे ख्याल से कुछ 8 महीने या साल भर पहले एक रिपोर्ट निकाली थी, और लक्ष्यांक करीबन 96 या 100 रुपये के आसपास के किए थे, और वो मेरे ख्याल से मुकम्मल हो चुके हैं। अब बजट में कृषि क्षेत्र को लेकर के अगर वित्त मंत्री साहब कुछ रियायत देते हैं और कुछ अनाउंसमेंट करते हैं तो डेफिनेटली माइक्रो ड्रिप इरिगेशन में ये कंपनी काफ़ी माहिर है, और महाराष्ट्र और कर्नाटका और आंध्रा को छेड़ करके बाकी भी अन्य राज्यों में ये अपने कामकाज को लेके जाना चाहती हैं। डेफिनेटली डिप्स पर आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, आज बाजार के अंदर उतार चढ़ाव तो देखने को मिला, लेकिन आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होकर चलना होगा। कुछ एक एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज के अंदर आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आते हुए दिखा। आप चाय की कंपनीज उसमें जोड़ सकते हैं, उनकी डोमेस्टिक मांग भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो थोड़ा अपने अपने नीश सेगमेंट है, थेमेटिक है और चल रहा है, सारे शेयर्स चल रहे हैं। अब चाय की बात चली तो आपको दूध के शेयर में भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डेयरी फार्मर के प्रोडक्शन यहाँ पे भी मजबूती आती हुई दिखी है। एक और शेयर है LT फूड्स, जिस पे अभी भी खबर ये आ रही है कि इसका शायद एक शेयर 10 शेयरों में डिवाइडेड होगा। एक बेनिफिशियरी हो सकता है और दूसरे शेयर्स के लिए भी कहीं ना कहीं एक मोमेंटम प्ले करेगा, क्योंकि चावल से जितने भी जुड़े हुए शेयर्स आते हैं उनमें एकदम से अच्छा ड्रैग देखते हैं। ऑल दो अब तक ऐसा ही डाटा मिल रहा है कि जो डिमांड सप्लाई थोड़ा बहुत मिसमैच हुई है, फिलीपींस में भी तूफान आया, वियतनाम को लेकर भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, ये बड़े प्रोड्यूसर हैं राइस के, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें चल रही, तो भारत का चावल निर्यात थोड़ा बेहतर हो सकता है, तो एक कंफर्ट है। आज रियल एस्टेट चला है, इकलौता ऐसा सेक्टर जो कल टूट रहा था, आज ये भी पार्टिसिपेट कर रहा था जब तक बाजार चल रहा था। तो उसमें रियल एस्टेट के कुछ एक काउंटर्स चल रहे हैं और उसमें आप नजर रख सकते हैं, स्पेशली DLF पे, जो कि अपने बहुत क्रिटिकल लेवल के आसपास चल रहा है, जो कि 100 का एक लेवल है। फार्मा शेयरों की आज थोड़ी सी स्थिति सुधरी है। कई बार हमने देखा है कि फार्मा के कुछ एक मिड कैप स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर गए हैं, स्पेशली कैडिला फार्मा, इसके अंदर हमने देखा कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। और मार्केट की आज की जो क्लोजिंग है 8033 पे हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट मार्केट आज फ्लैट बंद हुआ है। तो आज का जो रोलर कोस्टर राइड था वो इंट्राडे के लिए था, कल के लिए फिर से नए लेवल्स, फिर से नई टेक्निक, फिर से FYs का डाटा और ईयर एंडिंग की जो हमारी तैयारी है वो तो चल ही रही है, जिसमें आप मस्ती और शेयर्स का मज़ा दोनों ले पाएंगे। फिलहाल आज की क्लोजिंग एक कह सकते हैं कि थोड़ी सी लास्ट में डिस्टर्ब करके गई है। एक बार वॉल्यूम पैटर्न भी देख लेते हैं, क्योंकि कल तो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार था, आज 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी पास है। आप F&O का डाटा देखिए, ऊपर का NSE और BSE का कैश हटा देंगे तो 6 लाख करोड़ तो सिर्फ F&O से ही आया। इसका मतलब ये है कि रोल ओवर की जो पोजीशंस हैं वो काफ़ी हद तक बड़ी हैं, और अभी तक का एवरेज रोल ओवर करीब 50% का उनको मिल चुका है। अब कल का दिन बाकी है, कल करीब 10% का रोल ओवर निफ्टी पे आ जाना चाहिए, और अगर मार्केट अच्छी स्ट्रेंथ दिखाए तो ही। अगर वीकनेस के साथ हमको रोल ओवर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हो सकता है जनवरी की सीरीज भी चिंता वाली हो जाए। तो टिल रोल ओवर के आंकड़े कल के लिए अवेटेड होंगे। टिल 50% का रोल ओवर निफ्टी पे अभी तक के हिसाब से ठीक समझा जा सकता है। ये आज और कल में रोल ओवर की स्थिति काफ़ी तेज़ी से सुधरी है, जब 5 लाख करोड़ और 6 लाख करोड़ का डाटा आपको मार्केट टर्नओवर के तौर पर देखने को मिला है। अब इम्पॉर्टेंट बात अब ये भी होगा कि 2017 के अंदर जो कुछ एक शेयर्स हम आपके सामने रख रहे हैं, आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अब 2016 के अंदर जो बीत गई सो बात गई वाला हिसाब किताब होगा, लेकिन 17 के अंदर कुछ एक टेंटेटिव स्टॉक्स हम आपके सामने रख रहे हैं, उस पर नज़र रखी जा सकती है। गुरांग, आज की क्लोजिंग पर आपका कमेंट। आज इंट्राडे स्विंग अच्छा मिला, इसके लिए ट्रेडर्स तैयार ही थे, क्योंकि सुबह ही ज़ीबीएस से बात रखी थी कि आप वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर मिलेगी, मिली भी, कोई दो राय नहीं है, हो सकता आगे भी मिले। आज की क्लोजिंग आपको कैसे दिख रही है? वेल, उम्मीद तो उठापटक और वोलेटिलिटी की थी, क्योंकि F&O की एक्सपायरी और उसके बाद करेंसी की एक्सपायरी और उसके पश्चात साल की एक्सपायरी, जैसे बंसल जी जिक्र कर रहे थे, तो मैं मानता हूँ कि ये सब मामला जल्दी समेट जाए और लिपट जाए तो जल्दी अच्छी बात होगी, क्योंकि नए साल में नई सोच के साथ हम शुरुआत कर सकते हैं।